है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो मुझे सोने नहीं देते। सीएलसी का जो अगला ब्रांच है सीएलसी एकेडमी, जो इसी साल नवंबर में ओपन हो जाएगा रांटी मधुबनी नयन ज्योति नेत्रालय के बगल में, 13 चौक से पहले, 13 चौक से पहले और रांटी से थोड़ा आगे, याद रखिएगा। हाँ, तो हो सकता है कि अगला जो कलाम साहब का जन्मदिन मनाया जाएगा वो अपना ही जगह पर नेक्स्ट ईयर मनाया जाएगा, है ना। और टीचर्स डे भी बढ़िया से धूमधाम से मनाए थे ना, और कलाम साहब का जन्मदिन भी बढ़िया से मनाए। और बेहतर से बेहतर हम सोच रहे हैं कि रिजल्ट भी आएगा ना तो एक और बढ़िया से फंक्शन कर देंगे। अगर जम के मेहनत करिए, अभी से जम के पूरा बढ़िया से मेहनत करिए। और नीट लेवल का जो स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, उसको भी हम अब पकड़ रहे हैं। आपका सिलेबस भी थोड़ा कम हो गया है ना, सिलेबस को रिड्यूस किया है ना, तो अब और भरपूर समय हमको बचेगा, है ना। सिलेबस को खत्म करने में लगे हुए बहुत सारा, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति आ गई है, तो नई शिक्षा नीति के अनुसार से नया नया कंसेप्ट एजुकेशन में आता रहेगा, है ना। अब शुभ दोपहर बच्चों। फूल सा सुकुमार, शैशव सा सरल, परंतु उत्साही विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों, भवन में उपस्थित आगंतुकों और इस भवन में लाने का श्रेय जिन संस्थापक का है, मैं उन्हें अपने हृदय के संपूर्ण कोना से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक हिंदी के अध्यापक को एक वैज्ञानिक जगत में धूम मचाने वाले विश्वविख्यात महान वैज्ञानिकों के जन्मदिन पर मेरी बुलाहट हुई है। इसके लिए मैं उनके प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करता हूं। सम्मानित निदेशक महोदय, सानिध्य में उपस्थित आगंतुक एक कवि जी हैं जो मेरे साथ रहते हैं, काव्य कला का सृजन भी नित्य दिन करते हैं। साथ ही बगल में बैठे हुए विद्वान और कहीं कहीं विदुषी भी हैं। तो चलिए मैं सर्वप्रथम उन महान व्यक्तित्व जिनका कृतित्व अमर है, जो एक कालजयी व्यक्तित्व के रूप में, प्रखर व्यक्तित्व के रूप में, तेजस्वी व्यक्तित्व के रूप में, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में इस भारत की भूमि पर प्रस्फुटित हुए थे, जिनका नाम APJ अब्दुल कलाम है। उनका जीवन परिचय मुझ जैसे साहित्यकार की ओर से देना उतना सहज और सरल नहीं है। उनका जीवन कंटकाकीर्ण राहों से होकर गुजरा था। बिल्कुल सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला, जहां इनके पिता और इनकी मां जात पात के भेदभाव से मुक्त होकर अपनी संतान की सेवा करते थे, और उनकी छाया, उनकी छाप इस प्रखर व्यक्तित्व वाला कलाम पर पड़ा था, जिसके लिए मैं उस मां और उस पिता को अपने हृदय के संपूर्ण कोना से धन्यवाद तो नहीं
साधुवाद देना चाहूँगा। साधुवाद उद्दीन उनके दादा का नाम था और जैनुलब्दीन उनके पिताजी का नाम था। और अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी गांव में रामेश्वरम में हुआ था। और वहां से श्रीलंका बहुत ही कम दूरी पर है और वहीं पर भगवान राम के लिए रास्ता बनाया गया था और भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए पत्थर का रास्ता जो अभी भी संकेत दे रहा है। जब अब्दुल कलाम बहुत छोटे थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उस समय में राम शास्त्री एक पंडित थे, उनका बेटा भी उनके साथ पढ़ता था और अब्दुल कलाम जी और राम शास्त्री जी के बेटे दोनों एक ही बेंच पर आगे बैठे हुए थे। तो शिक्षक आए और उन्होंने कहा कि एक मुसलमान लड़का एक पंडित के बेटे के साथ कैसे बैठ सकता है, और उनको एक चाटा लगाया और पीछे बोला जाओ पीछे वाले बेंच पर बैठो। और कलाम साहब चुपचाप पीछे जाके बैठ गए और वहीं पर उन्होंने सोच लिया कि ये पीछे बैठ करके भी ऐसा कीर्तिमान रचेंगे कि भारत वर्ष नहीं पूरे विश्व में वैज्ञानिक के रूप में जाने जाएंगे, एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ जाति धर्म की जो कुरीतियां है ये उस समय में था, और जो आज तो पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हो गए तो बहुत तरह की बातों से क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन इस तरह का समस्या था, लोगों के मन में ऐसा विचार था। उस विचार को उस समय में जो समस्या था उसको देखते हुए कलाम साहब जैसे लोग है ना इतना ज्यादा आगे निकले, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहा। 11 वर्ष के अवस्था में उनको जब बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होने लगा, पढ़ाई लिखाई में पैसा वगैरह का कमी होने लगा, बहुत कठिनाई था, तो पेपर बेचते थे और पेपर बेचते समय में वो ज्ञान अर्जित करते थे और पूरा पेपर को पढ़ जाते थे। एक एक लाइन को क्या करते थे, पढ़ जाते थे। कलाम साहब करके जाएंगे वैसा वाहन भी मेरे पास नहीं था, भारतवर्ष के पास नहीं था। एक बार लॉन्च किए और सतीश धवन उस समय में डायरेक्टर थे और सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स का जो डायरेक्टर बनाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बनाया गया था। और कलाम साहब उसमें पहला बार में असफल हो गए। जब मीडिया वाले लोग आए बोले कि आपने देश का इतना जैसा करोड़ों रुपया जो है सो बर्बाद कर दिए और आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। सब लोग बैठे, मीडिया को संबोधित करना था। APJ अब्दुल कलाम उसके हेड थे सैटेलाइट लॉन्चिंग में। कलाम साहब को बुलाया गया। उस समय में डायरेक्टर थे सतीश धवन से उनसे माइक ले लिए और बोले इसका पूरा जिम्मेवारी मैं देता हूं कि ये जो असफल हो गया है, टीम बहुत मजबूत है और ठीक 1 साल के बाद ये फिर से नया जो है सो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स दे देगा। और ठीक 1 साल बाद दिन रात मेहनत किए और सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स इंडिया के पास आ गया। अभी ऐसा हम लोग को क्षमता है मेरे देश में जो 126 सैटेलाइट अमेरिका तक के सैटेलाइट को यहाँ से ले जाते हैं। 126 वन टाइम में, एक बार में 126 सैटेलाइट को लेके जाता है। ऐसा वाहन हम लोग के पास है PSLV। ये बहुत गौरव की बात है कि कलाम साहब ने इस तरह से करके हमारे देश को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया। एक चीज तो आप जानते हैं कि कलाम साहब जिस समय में विक्रम साराभाई डिफेंस में थे, उसी समय में कुछ दिन के बाद में APJ अब्दुल कलाम को डिफेंस का DRDO का डायरेक्टर बनाया गया था। और जब वो डायरेक्टर बने DRDO का, उस समय में उनके सुरक्षा के लिए सोचा कि इसका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर शीशा वगैरह लगाया जाए। और कलाम साहब से पूछा गया, कलाम साहब बोले शीशा नहीं लगाओ, पक्षी वगैरह बैठेगी तो हो सकता है कि वो घायल हो जाए। उस तरह का सोच रखने वाले, उस तरह के महान पुरुष का आज जन्मदिन है, उस पर हम लोग को ये सीखना है। कलाम साहब जब राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय में जब समारोह हो रहा था, उस समय में एक मोची और एक ढाबा चलाने वाले आदमी को बुलाया, बोला मेरा 2 ही दोस्त है, एक ढाबा चलाता है और एक मोची जो मेरे टूटे हुए जूते को ठीक कर देता था कम पैसा में, और ढाबा पर जहां पर हम खाना खाते थे वहां पर 1-2 रोटी ज्यादा दे देता था। यही थे APJ अब्दुल कलाम। ब्रिटिश कहे थे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी बच्चे मनुष्य के पिता होते हैं। अभी आप लोग मैट्रिक पास करके 11th में आए हैं, फिर 12th में कीजिएगा, उसके बाद विभिन्न लोगों का विभिन्न लक्ष्य होगा। कोई कोटा जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कोई मेडिकल के क्षेत्र में अपना भागा लगाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, नौकरी करना
और अपने लिए सोचना ये हर मानव चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए सोच के आगे बढ़ते हुए निकलना ये सबकी बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर जिस राष्ट्रपति भवन में 360 कमरा था, उसमें एक आदमी एक सूटकेस लेके आए थे और जाते समय भी एक सूटकेस लेके गए, ये महामानव नहीं थे। और इतना ही नहीं, अभी के डेट में जो स्टूडेंट पढ़ लिख के इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, जो डॉक्टर को पहले हम लोगों के समय में गुरुजन सिखाते थे कि डॉक्टर को सेकंड गॉड कहा जाता है, अभी के समय में वर्तमान कसौटी पर ये खरा नहीं उतर रहा है। अब सब ऐसे नहीं है, बहुत ऐसे हैं और होंगे। केसरी रंग सजा है मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख भरी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखरे पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।